रौनक घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से पत्नी और माँ के लड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज सच में उसे बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन एक फैसला लेता है इन लोगों को सबक सिखाने का। फिर वो गुस्से से अंदर आता है और अपना ऑफिस का बैग सोफे पर पटकते हुए चिल्लाते हुए अपनी पत्नी और माँ से कहता है, तंग आ गया हूँ आप लोगों के रोज रोज के झगड़ों से। एक तो ऑफिस का टेंशन, ऊपर से काम का प्रेशर। सोचता था घर में खुशी के 2 पल जी सकूंगा, पर मैं गलत था। इसीलिए मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर आप लोगों की जो मर्जी वो कीजिए। ऐसा कहकर रौनक अपने कमरे में जाता है और अपने कुछ कपड़े अलमारी से निकालकर एक बैग में भरकर जाने लगता है। इस तरह नाराज होकर घर से बाहर जाते देखकर रौनक की माँ सिमरन जी उसका बैग पकड़ लेती है और बेटे से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा। तेरे सिवा मेरा है ही कौन। कहते कहते आंख भर आती है सिमरन जी की, पर रौनक आज किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। इसीलिए वो गुस्से से सिमरन जी के हाथ से बैग छीन कर कहता है, नहीं रहना है मुझे यहाँ माँ, हटिए मुझे जाने दीजिए। सिमरन जी को पीछे करके रौनक आगे बढ़ता है कि तभी उसकी पत्नी सालू उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर गुस्से से कहती है, ये नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो आपकी माँ है, क्योंकि उनकी वजह से घर में कलह होते हैं। सालू के मुंह से फिर अपनी माँ के लिए जली कटी सुनकर रौनक का काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, फिर किसी और पर उंगली उठाना। और हाँ, ये कोई नौटंकी नहीं, इसीलिए रहो तुम यहाँ और जो मर्जी वो करो। ऐसा कहकर रौनक सालू को जोर से साइड करते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है। रौनक को ऐसे जाते देखकर सालू का गुस्सा और 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ जाइए जाइए, खुद 2 घंटे में लौट आएंगे। मुझे भी पता है आपका ये ड्रामा। रौनक सालू की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। आज उसका मन काफ़ी परेशान था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो रोज रोज माँ और पत्नी को हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते देखता था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि दोनों रिश्ते उसके लिए बहुत मायने रखते थे। जब से पिताजी इस दुनिया से गए थे, तब से माँ की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। पर सालू को सिमरन जी फूटी आंख ना सुहाती थी। उसे लगता था कि सिमरन जी उसके पति को हत्या लेगी और पूरे घर में अपना शासन चलाएगी। बस इसीलिए आए दिन उनसे झगड़ा करती, ताकि माँ बेटे में दूरी आ जाए। और सिमरन जी इसी बात को जानकर सालू से झगड़ा करती थी कि रौनक पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना उसका। मतलब दोनों को रौनक पर और पूरे घर पर अपना अपना आधिपत्य जमाना था। इसीलिए दोनों सास बहू में होड़ लगी रहती थी, जिसे रौनक बखूबी समझ रहा था और इसी बात से आहत भी था कि उसे कोई समझना नहीं चाहता। उसके दर्द, उसकी तकलीफ से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस अपने अपने सुख और सुविधा और अपनी भावनाओं की फिक्र थी, जो रौनक के लिए धीरे धीरे असहनीय हो गया था। वो बाहरी दुनिया से उतना परेशान नहीं था जितना वो आंतरिक कलह से परेशान हो गया था। वो हर कोशिश करके देख लिया था, पर माँ और पत्नी के बीच की दूरी को कम नहीं कर पाया। वो आज सच में परिस्थिति से हार चुका था। इसीलिए उसके लिए घर छोड़कर जाना ही सबसे बेहतर उपाय लगा।
बस इसीलिए वो माँ और पत्नी से तंग आकर ट्रेन पकड़कर हरिद्वार निकल जाता है, महादेव की नगरी, क्योंकि उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था। ऐसा करने पर वे दोनों सुधर जाएंगे और आपसी तालमेल से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इधर रौनक के ऐसा नाराज होकर घर छोड़कर चले जाना दोनों सास बहू को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रौनक के कदम बाहर रखते ही दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। सिमरन जी चीख चीख कर अपनी बहू सालू को कह रही थी, तू जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है तब से मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बना दिया है। तेरी वजह से आज वो घर छोड़कर चला गया, पर देखना जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा वो आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर देखना तुझे कैसे तेरे मायके भेजती हूँ। सास की जली कटी सुनकर सालू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी सास को पलटकर जवाब देती है, बड़ी आई मुझे मायके भेजने वाली, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है, मैं उनके हर ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। वो आप जैसी सास है जिन्हें हमारा सुख बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए हमेशा हम दोनों के बीच जहर घोलती रहती है। अरे इतना ही आधिपत्य जमाना था बेटे पर तो उनकी शादी ही नहीं करना था। फिर बांधे रखती अपने पल्लू से, मुझे तो आपसे बात करने का भी मन नहीं करता है, पर आप ही बार बार ताने देकर मुझे विवश करती है झगड़ा करने के लिए। ऐसा कहकर सालू अपने कमरे में चली जाती है और रौनक के लौटने का इंतजार करने लगती है। उसे लगा कि रौनक गुस्से में गया है, कुछ देर में उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद घर वापस आ जाएगा। इधर सिमरन जी भी दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी कि रौनक का गुस्सा शांत होगा तो वो घर लौट आएगा, पर रात बीतने को थी पर अभी तक रौनक लौटा नहीं। रात बस यूं ही रौनक के इंतजार में कट गई, पर सुबह जब सिमरन जी की आंख खुली तो वो भागकर अपने बेटे के कमरे के पास गई तो देखा सालू भी हैरान परेशान हॉल से आ रही थी, जिसे देखकर सिमरन जी बोली, बहू रौनक आया क्या? नहीं माँ जी, मैं भी बाहर उन्हें ही देखने गई थी, मुझे लगा रात को वो आ गए होंगे और बाहर हॉल में सो रहे होंगे, पर वो नहीं आए। लगता है इस बार वो सच में काफ़ी नाराज है। हाँ बहू, बस इस बार वो सच में काफ़ी नाराज है, इसीलिए अभी तक नहीं लौटा। ऐसा कर उसके मोबाइल पर फ़ोन कर और पता कर कि वो कब तक घर आ जाएगा। सिमरन जी बोली, माँ जी मैं कल रात से ही इनका फ़ोन लगा रही हूँ पर स्विच ऑफ आ रहा है। सालू हैरान परेशान होते हुए कहती है, हाँ बहू, मैं भी कई बार रौनक को फ़ोन लगा रही थी, नहीं लग रहा था। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, जानिए कहाँ होगा। ऐसा कर कि उसके दोस्तों को फ़ोन कर और पूछ कि वो कहाँ है। जी माँ जी कहकर सालू रौनक के सभी दोस्तों को फ़ोन करती है, पर रौनक कहीं नहीं था। दोनों सास बहू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रौनक गया तो गया कहाँ। सिमरन जी अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और सालू भी अपने सभी जान पहचान वालों को फ़ोन करती है, पर रौनक का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब तो दोनों के पास रौनक का इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए दोनों सास बहू रौनक के लौटने का इंतज़ार करने लगी। इस तरह देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। अब तक सिमरन जी और सालू को दिन में तारे दिखने लगे थे। बेटे और पति के बिना जीवन काटना दोनों के लिए बेहद कठिन लग रहा था। साथ में दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब दोनों सास बहू को रौनक की तकलीफ का भान होने लगा था, इसीलिए दोनों बेचैन हो गए थे रौनक को देखने के लिए।
अब दोनों का जीवन जीना मुहाल हो रहा था। बार बार दोनों को जीवन के सत्य का ज्ञान हो रहा था कि अगर सच में रौनक लौट के नहीं आया तो दोनों किस प्रकार अपनी अपनी जिंदगी काटेंगे। अब एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान रौनक का ना ही कोई फोन आया, ना ही कोई मैसेज, और देखते देखते 15 दिन निकल गए। इधर सिमरन जी और सालू का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों सास बहू एक दूसरे का ढांढस बंधाते हुए और मिलजुल कर रहने लगे। जब दोनों सास बहू एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, तब एक दिन एक पोस्टमैन आया एक चिट्ठी लेकर, जिस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक एड्रेस लिखा था जिस पर आकर मिलने को कहा था। अनजान व्यक्ति की ऐसी चिट्ठी देखकर दोनों सास बहू काफी डर जाते हैं, पर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये रौनक हो। बस यही सोचकर दोनों सास बहू उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो उसी के मोहल्ले के पास था। वे दोनों फटाफट उस एड्रेस पर जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। दरवाजा जैसे ही खुलता है, सिमरन जी और सालू के होश उड़ जाता है, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी और उसके पीछे रौनक खड़ा था। उस औरत को देखकर सालू के चेहरे का रंग ही उतर गया, क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन के जैसी दिख रही थी। अब तक जो उसे लग रहा था कि रौनक उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकता, ये भ्रम आज उसका टूट चुका था। वो इतने दिनों बाद रौनक को देखकर भी बिल्कुल खुश नहीं थी। खैर, उस औरत के कहने पर सिमरन जी और सालू अंदर आती है। सिमरन जी रौनक को देखते ही सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और फिर रोते रोते अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ऐसे नाराज होकर कोई घर छोड़ता है भला? देख तो तेरे बगैर हमारा क्या हाल हो गया। चल बेटा घर चल। सिमरन जी की बात खत्म होते ही सालू भी रौनक के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है और घर चलने की गुजारिश करने लगती है। पर रौनक अभी भी थोड़ा नाराज था, इसीलिए कहता है, कौन सा घर माँ, जहाँ मेरी भावनाओं के बारे में कोई नहीं सोचता, जहाँ मेरी तकलीफ़ों का किसी को भान नहीं है। बस अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। एक को अपने पति पर आधिपत्य जमाना है और एक को अपने बेटे पर, परंतु किसी को मेरी चिंता नहीं है। मैंने तो आप दोनों को नहीं बांटा, दोनों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा। दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दुनिया से हर दिन झेलता हूँ। पर आप लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपस में कलह करना है और मेरे सुख चैन को छीन लेना है। इसीलिए मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया है। ये रहे मेरे कमाए पैसे, जो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा था उसे आप दोनों के नाम कर दिया है, और ये रहे कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने आप दोनों के नाम कर दिए हैं। अब आप लोग अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना जीवन जी सकते हैं। कुछ पेपर सिमरन जी और सालू के सामने रखते हुए रौनक कहता है, फिर कहता है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। इतना सब सुनने के बाद तो जैसे सालू और सिमरन जी के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। इतनी छोटी सी बात के लिए रौनक ऐसा कुछ कर सकता है, ये दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सालू तो जैसे पागल ही हो गई, वो तो फपक फपक कर रोने लगी और रौनक के आगे गिड़गिड़ाने लगी। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपके 2 बच्चे हैं, उसके बारे में तो कुछ विचार किया होता। कह दीजिए कि ये झूठ है, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। बहू की दशा देखकर सिमरन जी को भी रहा नहीं गया और वो भी रौनक के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, बेटा कह दे कि ये झूठ है, तू ऐसे दूसरी शादी नहीं कर सकता।
इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता तू मेरी बहू के साथ और मेरे पोते पोतियों के साथ। मैं कभी तेरे इस नाजायज रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपनी बहू की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और तुझे इस नाजायज रिश्ते को तोड़ना ही पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत बेटा, बस मुझे मेरा पुराना परिवार लुटा दे। मैं तेरे सामने अपनी बहू की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। ऐसा कहकर सिमरन जी अपनी बहू सालू को सीने से लगाकर चुप कराने लगती है, पर रौनक बिल्कुल शांत खड़ा था, चुपचाप सास बहू के प्रेम और समर्पण को देख रहा था जो कहीं खोया हुआ था। इसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अब सास बहू के रिश्ते में मिठास घुल चुकी है और एक दूसरे के रिश्ते का भी भान हो चुका है। इसीलिए वो किसी को इशारा करता है कि तभी उसका दोस्त विवेक और उसके बच्चों को लेकर अंदर आता है। बच्चे दौड़कर अपनी दादी और माँ के गले लग जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मम्मी और दादू बुद्धू बन गए, मम्मी और दादी बुद्धू बन गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर सिमरन जी और सालू जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही सबकी हंसी छूट जाती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिर रौनक का दोस्त विवेक कहता है, माँ जी और भाभी जी, ये मेरी पत्नी है और हमारी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई है। जब रौनक से मैं मिला तो वो काफ़ी परेशान था। उसने अपना दर्द मुझे बताया। फिर मैंने उसे ऐसा करने को कहा क्योंकि मेरी भाभी और मेरी माँ के बीच भी ऐसे ही आए दिन झगड़े होते थे। भैया ने तंग आकर अपने जीवन को ख़त्म करने का ही निश्चय कर लिया। तब पापा ने उन्हें खूब डांटा और उन्हें ये उपाय सुझाया। भैया ने भी ठीक रौनक की तरह ही किया और बाद में माँ और भाभी के रिश्ते में मिठास भर गई। इस तरह एक परिवार सब फिर से प्यारा परिवार बन गया। सिमरन जी और सालू ने जब यह सुना तो वो एक दूसरे को माफ़ी मांगने लगी। आगे से हम कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।